गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का नेशनल क्लासेस में स्वागत है। मैं सुरेश धर दुबे आज आप लोगों के साथ ज्योग्राफी लूसेंट सीरीज का चौथा एपिसोड प्रारंभ करने चल रहे हैं, जिसके अंतर्गत पृथ्वी और चंद्रमा के विषय में विशेष चर्चा की जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एवं शेयर करने के लिए आप सभी का धन्यवाद। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एवं प्रमोट करें, जिससे प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक समय समय पर उपलब्ध हो सके। प्रत्येक वीडियो का पीडीएफ मटेरियल भी टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध है, आप उसे वहां से डाउनलोड करें। इसका लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में दिया गया है। इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप लोगों को कई प्रकार की सीरीज प्राप्त हो रही है। आप सभी प्रकार के मटेरियल का भरपूर लाभ उठाएं और अपने एग्जाम को बेहतर करने का पूरा प्रयास करें। हमें आशा है कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में संलग्न होंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग पृथ्वी के विषय में चर्चा करें। हम लोग इससे पूर्व के एपिसोड में सबसे पहले हम लोगों ने सौर परिवार की चर्चा की। इस सौर परिवार में टोटल कितने प्लेनेट हैं, अर्थात 8 ग्रह हैं, और उन ग्रहों के उपग्रह की चर्चा हम लोग कर चुके हैं। लेकिन उसमें पृथ्वी और पृथ्वी का उपग्रह चंद्रमा की चर्चा नहीं की गई थी, क्योंकि इसको हम अलग से एक एपिसोड में डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ पर सबसे पहले अगर हम पृथ्वी की बात करें तो पृथ्वी जो है यह सौरमंडल या कहें सौर परिवार का यह 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। यह हमको ध्यान रखना है, यह 5वां सबसे बड़ा ग्रह है और यह अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री अक्षांश पर झुकी हुई है। साथ में यह सौरमंडल का एकमात्र ग्रह है जिस पर जीवन विद्यमान है, क्योंकि सौर परिवार में और कोई भी ऐसा ग्रह या उपग्रह अभी तक हमको ज्ञात नहीं है जिस पर जीवन विद्यमान हो। सिर्फ कौन है? पृथ्वी। साथ में इसका एक उपग्रह है जिसका नाम है चंद्रमा, अर्थात पृथ्वी का उपग्रह जिसका नाम है चंद्रमा। इसका विश्वतीय व्यास जो है यह 12,756 किलोमीटर है, लेकिन इसका जो ध्रुवीय व्यास है यह 12,714 वर्ग किलोमीटर 714 किलोमीटर है। यहाँ पर यह स्पष्ट रखना है कि दो प्रकार का यहाँ पर डायमीटर है। एक जो है यह यानी इक्वेटर के सापेक्ष है और एक जो है पोल के सापेक्ष। अगर इसको हम मान लेते हैं, ड्रॉ करके आपको दिखाएं, एक प्रकार से यहाँ पर एक हम छोटा सा आपको ड्रॉ करके दिखा देते हैं, इससे थोड़ी सी आपको स्पष्टता हो जाए। सपोज दैट ए है हमारी पृथ्वी, और पृथ्वी में अब यहाँ पर हम बात करते हैं, एक इस प्रकार से कर देते हैं। ये जो आपका रेडियस है यह आपका पोल के सापेक्ष, क्योंकि यह नॉर्थ पोल है और यह साउथ पोल। लेकिन अगर इस प्रकार से हम कोई रेखा ड्रॉ करते हैं, यह जो है यह इक्वेटोरियल इसका डायमीटर है, और यहाँ पर जो इसका एरिया मिल रहा है ये है 12,700, यहाँ पर आप देखिए 12,756 है, और यहाँ पर है 12,714। यह डिफरेंस है, क्योंकि जो पोल के सापेक्ष है यहाँ पर पृथ्वी चपटी हुई है और इक्वेटर पर थोड़ा फैली हुई है। तो इसी सेंस में यह बात हो रही है कि दोनों का यहाँ पर डायमीटर अलग अलग है, तो ये हमको ध्यान में रखना होगा। और इसी कारण से हम लोग ये भी देखते हैं कि पोल पर जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है यह ज़्यादा होता है और इक्वेटर पर ग्रेविटेशनल फोर्स कम होता है। इसकी भी चर्चाएं हम लोग आगे करेंगे। और इसी के परिणाम स्वरूप जो यहाँ का क्षोभ मंडल है यह 18 किलोमीटर तक पाया जाता है, और यहाँ का जो क्षोभ मंडल है यह करीब करीब 10 किलोमीटर तक पाया जाता है। बस इसका कारण यही है क्योंकि यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स अधिक है। ग्रेविटेशनल फोर्स इसलिए अधिक है क्योंकि इसका रेडियस कम है और इसका रेडियस ज़्यादा है। यहाँ पर अगर हम आगे बात करें तो यह अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की तरफ, इधर पश्चिम से पूर्व की तरफ 1610 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकेंड में एक चक्कर पूरा लगाती है। और यही पृथ्वी की इस गति को घूर्णन या दैनिक गति कहते हैं, और इसी के परिणाम स्वरूप दिन और रात की स्थिति देखने को मिलती है। साथ में अगर बात करें कि पृथ्वी को सूर्य की एक परिक्रमा पूरी करने में लगभग 365 दिन लगता है, 5 घंटे और 48 मिनट 43 सेकेंड, अर्थात 365 दिन और 6 घंटे लगता है। एक बार सूर्य की पूरी परिक्रमा करने में पृथ्वी को इतना वक्त लगता है, जबकि 365 दिन का एक वर्ष होता है। तो ऐसे में जो 6 घंटा हर वर्ष जो शेष बच रहा है, यही 6 घंटा जब 4 बार जोड़ दिया जाएगा तो हो जाएगा लगभग एक दिन, 24 दिन। तो इसीलिए प्रत्येक 4 वर्षों पर, कब? प्रत्येक 4 वर्षों पर लिखा गया कि जिसे हर चौथे वर्ष में
लीप वर्ष बनाकर समायोजित किया जाता है। यही 6 घंटा जो प्रत्येक वर्ष बढ़ रहा है, चौथे साल में यह पूरा एक दिन हो जाएगा और इसीलिए लीप वर्ष की घोषणा की जाती है प्रत्येक चौथे वर्ष पर। और उस समय जो वर्ष होता है यह 366 दिन का होता है, अर्थात जो फरवरी 28 की होती है उसके स्थान पे 29 दिन की हो जाती है। साथ में अगर बात करें पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन जो है, यह पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी हुई है, घूर्णन करती है और परिक्रमा करती है, जिसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी पर ऋतु में परिवर्तन होता है। तो यही लिखा गया है, पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन इसकी अक्ष पर झुके होने के कारण तथा सूर्य के सापेक्ष इसकी स्थिति में परिवर्तन यानी वार्षिक गति के कारण होता है। साथ में इसी के परिणाम स्वरूप हमको दिन रात छोटा बड़ा भी देखने को मिलता है। तो दिन रात छोटा बड़ा या ऋतु में परिवर्तन दो कारणों से होता है। एक कारण तो ये है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी हुई है, दूसरा अक्ष पर झुकी हुई होने के साथ साथ यह जब सूर्य की परिक्रमा करती है, एक बार सूर्य के पास पहुंचती है, एक बार दूर पहुंचती है, एक बार इसका एक गोलार्ध सम्मुख होता है तो एक बार दूसरा गोलार्ध सम्मुख होता है, और इसी के परिणाम स्वरूप दिन और रात छोटा बड़ा भी होता है और पृथ्वी पर ऋतु में परिवर्तन भी देखने को मिलता है। यहाँ पर अगर बात करें इसका जो आकार है एवं बनावट है, यह शुक्र के समान है। किसके समान है? शुक्र के समान है। साथ में जल की उपस्थिति के कारण इसे नीला ग्रह भी कहते हैं। इसका अक्ष इसकी कक्षा के सापेक्ष 66.5 डिग्री पर झुका हुआ है, क्योंकि अगर उस तरह से देखें तो 23.5 डिग्री का झुकाव है, लेकिन अगर अक्ष के सापेक्ष देखें, कक्षा के सापेक्ष देखें तो 66.5 डिग्री के कोण पर यह झुका हुआ है, क्योंकि 66.5 और 23.5 अगर आप जोड़ेंगे तो 90 डिग्री आपको मिल जाएगा। आप जोड़ करके देख सकते हैं, इसमें 23.5 जब जोड़ेंगे आप, यह पूरा 90 डिग्री का कोण मिल जाता है। साथ में अगर बात करें कि सूर्य के बाद पृथ्वी के सबसे निकट का जो तारा है, अर्थात पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा तो सूर्य ही है, क्योंकि सूर्य से निकट तो कोई हो नहीं सकता, लेकिन उसके पश्चात यदि कोई है तो उसका नाम है प्रॉक्सिमा सेंचुरी। प्रॉक्सिमा सेंचुरी जो है पृथ्वी का सबसे नियरेस्ट सूर्य के पश्चात का तारा है, जो अल्फा, ध्यान रखिएगा, अल्फा सेंचुरी समूह का पार्ट है। किसका पार्ट? अल्फा सेंचुरी का पार्ट है, और यह पृथ्वी से लगभग 4.22 प्रकाश वर्ष की दूरी पर है। इसका तात्पर्य है कि प्रकाश की गति से यदि आप 4.22 वर्ष तक चलते हैं तो जाकर के आप प्रॉक्सिमा सेंचुरी तक पहुंच सकते हैं, अर्थात इतनी ज़्यादा दूरी पर है। जबकि प्रकाश की गति से सूर्य से पृथ्वी तक आने में लगभग 8 मिनट का समय लगता है, यानी 8 मिनट का समय लगता है, यानी 500 सेकेंड का समय लगता है। तो यह वही है कि आप प्रकाश की गति से 4.22 वर्ष तक लगातार चलें तो जाके आप प्रॉक्सिमा सेंचुरी पर पहुंच सकते हैं, अर्थात काफ़ी दूरी पर है, फिर भी यह सबसे नियरेस्ट है। इसी प्रकार अगर हम बात करें, साइरस या डॉग स्टार पृथ्वी से 9 प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित है एवं सूर्य से दोगुने द्रव्यमान वाला तारा है। यह सूर्य से 2 गुना इसका द्रव्यमान है और इसकी दूरी 9 प्रकाश वर्ष है, अर्थात काफ़ी दूर है। यह रात्रि में दिखाई पड़ने वाला सर्वाधिक चमकीला तारा है। इस सन से बड़ा है तो अधिक एनर्जी को एमिट करेगा, और अधिक एनर्जी को एमिट करेगा तो यह ज़्यादा चमकीला तारा हमको नज़र आता है, और यह भी सूर्य का निकटतम तारा है। निकटतम मतलब सबसे नियरेस्ट तो नहीं है, सबसे नियरेस्ट अगर बात करें प्रॉक्सिमा सेंचुरी है, उसके पश्चात अगर बात करें तो साइरस या डॉग स्टार तारा है। फिर अगर आगे हम बात करें तो यहाँ पर चंद्रमा की बात होती है। चंद्रमा के विषय में भी कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जो हमको ध्यान में रखना है, जैसे चंद्रमा की सतह और उसकी आंतरिक स्थिति का अध्ययन करने वाला जो विज्ञान होता है उसका नाम क्या होता है? सेरेनोलॉजी, अर्थात सेरेनोलॉजी का तात्पर्य होता है चंद्र विज्ञान। चंद्रमा पर धूल के मैदान को क्या कहते हैं? शांति सागर कहते हैं, ये स्पष्ट रखिएगा। चंद्रमा का जो पिछला भाग होता है वह अंधकारमय होता है, ये भी हमको स्पष्ट होना चाहिए। ज़्यादातर जो हमारे स्पेस सेटल जाते हैं ये इसके फ्रंट भाग पर जाते हैं, बैक भाग पर नहीं जाते हैं, लेकिन भारत ने इसके बैक भाग पर सॉफ्ट लैंडिंग की है। तो पिछला भाग वैसे अंधकारमय रहता है, लेकिन फिर भी भारत ने वहाँ पर एक अनोखा प्रदर्शन किया और सॉफ्ट लैंडिंग किया है। इसी प्रकार अगर हम बात करें कि चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर स्थित एक पर्वत है जिसका नाम है लीबनिट्ज पर्वत, और इसकी ऊंचाई लगभग 35,000 फीट या 10,668 मीटर, यानी हिमालय से भी ऊंचा यह पर्वत है, क्योंकि हिमालय की जो ऊंचाई है 8,848 मीटर है और यह 10,668 मीटर है, और यह चंद्रमा का उच्चतम पर्वत है। इसी प्रकार अगर बात करें कि चंद्रमा को जीवाश्म ग्रह भी कहा जाता है,
चंद्रमा को कैसा ग्रह कहा जाता है? जीवाश्म ग्रह कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि कुछ कहानियों के अनुसार ये माना जाता है कि एक तारे से टूट करके ही पृथ्वी और चंद्रमा अलग हुए हैं, अर्थात यह जीवाश्म है। जीवाश्म का तात्पर्य होता है कि किसी एक का पार्ट है, तो जीवाश्म के तौर पर इसे जाना जाता है। साथ में यह चंद्रमा का अक्ष जो है, यह पृथ्वी की अक्ष के साथ 58.48 डिग्री का कोण बनाता है। आपसे कभी भी पूछा जा सकता है कि चंद्रमा का जो अक्ष तल है पृथ्वी की अक्ष के साथ कितने डिग्री का कोण बनाता है, तो 58.48 डिग्री का कोण बनाता है। और चंद्रमा जो है पृथ्वी की अक्ष के लगभग समानांतर होता है। चंद्रमा जो है पृथ्वी की अक्ष के लगभग क्या है? समानांतर है। इसका परिक्रमा पथ भी दीर्घवृत्ताकार है। जैसे पृथ्वी दीर्घवृत्त में सूर्य की परिक्रमा करता है, उसी प्रकार चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा दीर्घवृत्ताकार पथ पर करता है। यहाँ पर अगर चंद्रमा के हम व्यास की बात करें तो लगभग 3480 किलोमीटर है, तथा इसका जो द्रव्यमान है यह पृथ्वी के द्रव्यमान का लगभग 1/81, अर्थात पृथ्वी का 81वां भाग चंद्रमा है। इसी प्रकार अगर बात करें, चंद्रमा पृथ्वी की एक परिक्रमा लगभग 27 दिन 8 घंटे में पूरा करता है। जैसे पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा 365 दिन में करती है, उसी प्रकार चंद्रमा जो है पृथ्वी की एक परिक्रमा पूरा करता है 27 दिन 8 घंटे। और इस दौरान अगर आप देखें, चूंकि चंद्रमा की जो अक्षीय गति है और चंद्रमा की जो ऑर्बिटल यानी कक्षीय गति है, दोनों लगभग इक्विवेलेंट है, क्योंकि दोनों में आप देखेंगे बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं मिलेगा। यह 27 दिन 8 घंटे का है और यह वाला आपको लगभग मिल जाएगा 29 दिन इतना मिनट। तो ऐसे में हम कहेंगे कि इसकी चाहे अक्षीय गति हो चाहे कक्षीय गति हो, दोनों सेम है। इसलिए सदैव पृथ्वी से चंद्रमा का एक ही भाग हमें दिखाई पड़ता है, और वो भी मैक्सिमम कितना? 57% भाग ही हम देख सकते हैं, क्योंकि पृथ्वी के सापेक्ष यह हमेशा स्थिर नजर आता है इसका एक भाग। और इसी प्रकार हम बात करें कि इसे जो 27 दिन 8 घंटे का टाइम होता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? तो इसका नाम यहाँ पर है, इसको यहाँ पर देखिए लिखा है नक्षत्र मास कहते हैं। क्या कहते हैं? नक्षत्र मास कहते हैं। ये भी आपसे पूछा जा सकता है, नक्षत्र मास हम किसे कहते हैं? जब चंद्रमा पृथ्वी की एक परिक्रमा लगाता है तो उसे कहते हैं नक्षत्र मास। क्या कहते हैं? नक्षत्र मास कहते हैं। और इसका टोटल टाइम आप यहाँ पर देख सकते हैं, यही इसका टोटल टाइम। लेकिन अगर आगे बात करें कि सूर्य के संदर्भ में चंद्रमा की एक परिक्रमा की अवधि जो होती है, अर्थात चंद्रमा अपने एक्सिस पर जो एक रोटेशन करता है, अपने एक्सिस पर एक घूर्णन जो करता है, 29 दिन 53 मतलब 29 दिन, इस तरह देखें 29 दिन हो गया 12 मिनट, 29 दिन 12 घंटे 44 मिनट और 2.8 सेकेंड, अर्थात 29.53 दिन का यहाँ पर वक्त लगता है, और इसे कहते हैं चंद्रमास। क्या कहते हैं? चंद्रमास। और चंद्रमास को ही कहते हैं साइनोडिक मास। क्या कहते हैं? साइनोडिक। इसी प्रकार अगर आगे बात करें कि ज्वार उठने के लिए अपेक्षित जो सौर एवं चंद्रमा की शक्तियों का अनुपात है, क्योंकि दो प्रकार का बल लगता है जब पृथ्वी पर हम लोग ज्वार भाटा का अध्ययन करते हैं। एक सौर उत्पादक बल होता है और एक चंद्रमा के द्वारा ज्वार उत्पादक बल होता है। तो चंद्रमा के द्वारा लगाया गया बल सूर्य की तुलना में अधिक होता है। तो यहाँ पर जो सूर्य बल लगाता है उसका कितना पार्ट है और जो चंद्रमा लगाता है उसका कितना अनुपात है। अपेक्षित सौर एवं चंद्रमा की शक्तियों का जो अनुपात है यहाँ पर लिखा है 11:5। क्या है? 11:5 है। इसका तात्पर्य है यहाँ पर थोड़ा सा हमें लगता है करेक्शन करना पड़ेगा, क्योंकि चंद्रमा अधिक बलवान है सूर्य की तुलना में पृथ्वी पर ज्वार शक्ति के लिए। इसका तात्पर्य है चंद्रमा 11 गुना अगर ज्वार की उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी है तो सूर्य कितना गुना होगा? 5 गुना। इस आधार पर आप देख सकते हैं यहाँ पर सौर चंद्रमा की शक्तियों का अनुपात यहाँ पर 11:5 की बजाय होना चाहिए था 5:11। क्या होना चाहिए था? 5:11 ये होना चाहिए। चलिए फिर आगे हम बात करें कि अपोलो के अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा लाए गए चट्टानों से पता चला है कि चंद्रमा भी उतना ही पुराना है जितना पृथ्वी। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि एक ही पिंड से दोनों का फॉर्मेशन हुआ है, अर्थात इन दोनों का पेरेंट जो खगोलीय पिंड था वह एक ही है, जिससे पृथ्वी और चंद्रमा की उत्पत्ति हुई है। इसीलिए तो चंद्रमा क्या है? मामा के तुल्य है, अर्थात पृथ्वी का एक प्रकार से भाई है। तो इसका तात्पर्य है कि उसी खगोलीय पिंड से पृथ्वी बना है और उसी खगोलीय पिंड से चंद्रमा भी बना है।
और इसका प्रमाण ये भी है कि इसकी जो एज है यह 460 करोड़ अर्थात 4.6 बिलियन वर्ष पूर्व है और पृथ्वी की भी उतनी है जितनी चंद्रमा की। साथ में इसके चट्टान में जो इस अपोलो अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा लाया गया था, इसमें टाइटेनियम की प्रधानता है। इसकी प्रधानता है टाइटेनियम की प्रधानता है, जो चंद्रमा पर सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। साथ में अगर सुपर मून की घटना हम कहें तो सुपर मून हम कब कहते हैं? सुपर मून की घटना उसे कहते हैं कि जब पूर्णिमा हो और पूर्णिमा के साथ साथ पृथ्वी सूर्य के नियरेस्ट हो, पृथ्वी नहीं बल्कि चंद्रमा पृथ्वी के करीब हो। एक तो पूर्णिमा की स्थिति हो, एक हम बात करते हैं जब वहाँ पर फुल मून होता है और एक होता है न्यू मून। तो जो फुल मून होता है उसे कहते हैं पूर्णिमा, और एक होता है जब चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करता है तो पृथ्वी से एक बार काफ़ी दूर हो जाता है, एक बार काफ़ी नज़दीक आ जाता है, जिसको कहते हैं उपभू और अपभू। तो उपभू होता है जब नियरेस्ट पॉइंट होता है और अपभू होता है जब अधिकतम दूरी होती। तो यहाँ पर पूर्णिमा भी हो और उस समय चंद्रमा पृथ्वी के करीब हो अर्थात उपभू की स्थिति में हो, तो ऐसे में जो चंद्रमा है वह काफ़ी बड़ा हमको नज़र आता है, काफ़ी ज़्यादा चमकीला नज़र आता है। तो इसे ही कहते हैं पेरिजी फुल मून। क्या कहते हैं? पेरिजी। पेरिजी मतलब होता है एक प्रकार से उपभू की स्थिति होती है। उपभू है और पूर्णिमा है। उपभू का तात्पर्य होता है पेरिजी और फुल मून का तात्पर्य होता है पूर्णिमा। तो पूर्णिमा है और उस समय चंद्रमा पृथ्वी के करीब है अपनी कक्षा में, तो इस समय चंद्रमा 14% बड़ा नजर आता है सामान्य चंद्र की तुलना में। और जब बड़ा नजर आएगा क्योंकि नज़दीक हो जाता है, तो इसलिए यह दैनिक चंद्रमा की तुलना में 30% अधिक चमकीला दिखाई पड़ता है और इसी घटना को हम कहते हैं सुपर मून की घटना। इसी प्रकार एक होता है ब्लू मून की घटना। ब्लू मून की घटना के विषय में अगर हम डिस्कस करें, इसका तात्पर्य होता है कि एक कैलेंडर माह में जब दो पूर्णिमाएं आ जाती हों, अर्थात जैसे मान लेते हैं कि पहली पूर्णिमा पहली तारीख को पड़ गई और अगली पूर्णिमा मान लेते हैं 30 या 31 तारीख को पड़ गई। एक ही महीने में दो पूर्णिमा जब आ जाती है, तो ऐसे में जो दूसरी पूर्णिमा होती है, क्या दूसरी पूर्णिमा का जो चांद होता है उसे कहते हैं ब्लू मून। क्या कहते हैं? ब्लू मून। जब एक ही महीने में दो पूर्णिमाएं पड़ें, दो बार फुल मून की स्थिति आए, तो दूसरा जो फुल मून है उसे हम कहते हैं ब्लू मून। और इसका मुख्य कारण क्या है? दो पूर्णिमाओं के बीच का जो अंतराल है 31 दिन से कम होना चाहिए, क्योंकि हिंदी जो महीना होता है या 30 ही दिन का होता है, तो 31 दिन तो होगा ही नहीं। साथ में बात करें कि ऐसा यदि एक साल में 2-3 बार अगर हो जाए, ध्यान रखिएगा, ऐसा 2-3 साल पर होता है सामान्यतया, 2-3 साल पर एक बार आपको ऐसी स्थिति देखने को मिल जाती है। लेकिन अगर मान लेते हैं कि एक ही साल में, यहाँ पर लिखा गया जब किसी वर्ष विशेष में दो या दो से अधिक माह, का तात्पर्य है कि कोई साल हो और उस साल में 2 महीना या 2 से अधिक महीने में आपको लगातार इस प्रकार की ब्लू मून की घटना देखने को मिले, तो इस साल को हम कहते हैं मून ईयर। क्या कहते हैं? मून ईयर। और वर्ष 2018 जो रहा है यह ब्लू मून ईयर कहलाता है, क्योंकि इस वर्ष में हमको जो चंद्रमा का ब्लू वाली कंडीशन है यह 2 महीने से अधिक महीने में देखने को मिली है। तो ऐसा भी हमको ध्यान में रखना होगा। और चंद्रमा एवं पृथ्वी के बीच की जो औसतन दूरी है यह लगभग 3,84,365 किलोमीटर है। बाकी इस पर बहुत व्यापक चर्चाएं तो अलग से ज्योग्राफी में की ही जाती हैं। बस यहाँ पर कुछ शार्ट टाइप से आपको बस लूसेंट के माध्यम से आगे हम प्रमोट कर रहे हैं कि जिससे आपका एग्जाम के दृष्टिकोण से काम हो जाए। बाकी शेष चर्चाएं ज्योग्राफी के अंतर्गत बहुत डिटेल में की जाती है। तो चलिए शेष चर्चाएं हम लोग करेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।